पार्टी को चुनने का मकसद ये था क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमेशा संविधान को सबसे ऊपर रखते हैं। तिरंगा छापा पहनाना, देखिए, एक उद्घोष करना हम लोग का लक्ष्य था, जो है मैंने पिताजी से प्रेरणा लिया। और किसी गरीब की लड़ाई को अगर लड़ना है, किसी मजलूम की आवाज को उठाना है, मुखरता रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हमारे जैसे युवाओं को खास करके मौका मिलता है अपनी बात को कहने का। आप बेबाक होकर के किसी की लड़ाई को, संघर्ष को लड़ सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पॉलिटिकल इन्फो टाइम्स ऑफ इस जनसंवाद पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में है ढाका से प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह जी। आज उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि क्या उनकी आगे के प्लान रहेंगे ढाका विधानसभा के लिए, कैसे वो जनता से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और क्या वहाँ की सबसे बड़ी समस्याएं ढाका विधानसभा में हैं। उन्हीं की जुबानी अपन सुनते हैं। पूरे देश में इतने वायरल हो चुके हैं कि किसी भी स्टेट में ओनली राणा जी का नाम लीजिए, फिर अगले के सामने अपने अवैसी जी, क्योंकि वो वीडियो मैं भी देख रहा था, आपने उनको छापा, तिरंगा का छापा पहनाया, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे बहुत सारे। एक हिंदुस्तानी होने के लिए गर्व भी महसूस होता है, अच्छा भी लगता है। तो आपके लिए क्या मायने रखता है वो चीज, जैसे तिरंगा छापा पहनाना? देखिए, एक उद्घोष करना हम लोग का लक्ष्य था। जिस तरीके से ढाका विधानसभा में जहां हम लोगों ने इस सभा को कराया, कुछ साल पहले वहां की पूर्व सांसद ने कहा था, माइक में कहा था, कई लोगों ने सुना भी था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है। और जो वहां के अभी के वर्तमान विधायक वो बगल में बैठे हुए थे, वो भी मुस्कुरा रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक तकलीफ थी कि ढाका को मिनी पाकिस्तान कहा। और ढाका के लोग कई बार अक्सर इस दर्द को एहसास करते हैं। कई बार मुझे बताया है कि हम लोग कहीं गए थे किसी दिल्ली में किसी इलाके में, और जब आई कार्ड मुझसे मांगा, मुझसे पूछा कहाँ घर है, तो ढाका, तो मुझे जेल में ही डाल दिया, बांग्लादेश वाला ढाका समझ कर। तो कहीं ना कहीं ढाका को मिनी पाकिस्तान जो बोला गया वो डर था, और एक मौका था मेरे पास कि देश को दिखाऊं, ढाका के मान सम्मान को बढ़ाऊं। और तिरंगा साफा एक प्रतीक था, उद्घोष था कि उतने ही राष्ट्र भक्त, एक एक मुसलमान उतना ही देश के लिए अपनी जान देने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार था और तैयार रहेगा। और ढाका उससे अलग नहीं। बिल्कुल, तो ये हम एक करना चाहते थे, पूरे देश को मैसेज देना चाहते थे। और ढाका का जो छिना हुआ एक मातम सम्मान था, उसको वापस दिलाना चाहते थे। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा शख्सियत आकर के ढाका जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, और उन्होंने जो हिंदुस्तान जिंदाबाद का तिरंगा साफा लगा करके नारा बुलंद किया, एक एक हिंदुस्तानी का, एक एक हिंदू का सीना चौड़ा हुआ। और हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिखाया कि हमारे एक एक मुसलमान भी जब बात की देश के दुश्मनों से लड़ने की आएगी, तो हम काला झंडा जो हम वक्त को लेकर के विरोध कर रहे थे, जो हमारा आंतरिक विरोध है, उस सबको भूल जाएंगे और हम देश के लिए, देश के दुश्मनों के लिए मुकाबला करने के लिए एक हो जाएंगे। यही मैसेज देना था, यही उद्घोष करना हम लोग का लक्ष्य था। इसमें हम लोग काफी हद तक कामयाब हुए। पूरे देश में एक ट्रेंड चला, ओवैसी इन तिरंगा ढाका को लेकर के चर्चा हुई, तिरंगा साफा की बात हुई। और एक AIMIM को लेकर के जो चर्चा होती थी, ये देश को लेकर के जरा सा इनका कुछ संकोच रहता है, संकोच, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में संकोच होता है। तो हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल, शंकाएं भी दूर करने का काम हो गया अपने आप। और एक एक मुसलमान का सीना छोड़ा हुआ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो या इंडिया पाकिस्तान का सरहद में मुकाबला हो रहा हो, मुसलमान को संदेह की नजर से लोग देखते थे। कहते भाई, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है, किसकी तरफ है? इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, ये किसकी तरफ है? तो हम लोगों ने बहुत चीख करके जवाब दिया और एहसास दिलाया, और देश को, पूरे विश्व को इस्लाम का सही मायने बताया। राजनीतिक पृष्ठभूमि से वैसे आते हैं आप, बचपन से आपने राजनीति देखी है जी। तो फिर आपने उन्हीं की पार्टी में ना जाते, जैसे आपके पिताजी काफी सालों तक मंत्री भी रहे, आपके भाई अभी पॉलिटिक्स में एक्टिव भी हैं, तो आपने इस संगठन के साथ जुड़ने का भी क्यों सोचा ऐसा? देखिए, मैंने पिताजी को देखा काम करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए देखा है, और बड़ा गर्व महसूस करता था। लेकिन जिस तरीके से स्तर राजनीति का गिरता चला जा रहा है, अब सेवा के लिए नहीं, कुर्सी के लिए लोग राजनीति को कर रहे हैं। ये जो परिस्थितियां बदली, तो मैं एक उदाहरण स्थापित करना चाहता था। मैं गरीबों की लड़ाई को लड़ूं और फिर से वो पुराना दौर लौटाने का एक उदाहरण दूं। जब लोग देखते हैं तो सीखते हैं, लोगों को आप कागज कलम पे नहीं सिखा सकते। तो ये जो है मैंने पिताजी से प्रेरणा लिया, और इस पार्टी को चुनने का मकसद ये था क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमेशा संविधान को सबसे ऊपर रखते हैं।
और हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। किसी गरीब की लड़ाई को अगर लड़ना है, किसी मजलूम की आवाज को उठाना है, तो हमें किसी से पूछना नहीं है कि भाई हम ये करें कि नहीं करें, मेरी पार्टी इसको इजाजत देती है कि नहीं देती है। तो ये एक फ्रीडम मुझे इस पार्टी में मिलता है और साथ ही साथ सभी धर्म और जाति को लेकर के चलने वाली पार्टी है। मैं हरा टोपी हरा गमछा पहनूं या ना पहनूं, लेकिन अगर मैं मुस्लिमों की, गरीबों की, दलित की लड़ाई को लड़ता हूं तो लोग अपने आप मुझसे लगाव रखते हैं, बात करते हैं। तो हम वो दिखावा नहीं करते हैं, हम जिम्मेदारी उठाते हैं अपने कंधों पे और उसके लिए संघर्ष करते हैं। तो ये आज़ादी मुझे इस पार्टी में मिली, इसलिए मैंने इस पार्टी को चुना। नहीं, मुखरता तो आपकी पार्टी में रहती है, जवाब देने की भी हो या विपक्ष में किसी का जवाब देना हो, तो मुखरता आपकी पार्टी में रहती है। हमारे जैसे युवाओं को खास करके मौका मिलता है अपनी बात को कहने का, आप बेबाक होकर के किसी की लड़ाई को, संघर्ष को लड़ सकते हैं और हमारा हौसला बढ़ता है। आपने इस पार्टी से जुड़ने पर क्या परिवार में भी विरोध का सामना करना पड़ा या फैसला लेने में आप स्वतंत्र थे कि मैं इस पार्टी में? बिल्कुल, शुरू में जो है असहमतियां थी, बहुत स्वाभाविक है क्योंकि बहुत अलग ये मैंने एक विचारधारा वाली पार्टी को चुना। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने देखा कि नहीं, लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं और एक नई पहचान राणा रणजीत सिंह की बनती चली जा रही है, तो फिर लोगों का आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया। और खास करके जब बैरिस्टर साहब ने एक राष्ट्रभक्ति का जो उदाहरण स्थापित किया, ये ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान के खिलाफ जो सच बोलना शुरू किया, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। लोग कहते हैं कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर आप काम कर रहे हैं, कि ईमानदार व्यक्ति, अख्तरुल ईमान साहब जैसे ईमानदार व्यक्ति के लीडरशिप में आप काम कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद अब मुझे मिलना शुरू हो गया। सबसे बड़ी विशेषता क्या लगती है आपको अपनी पार्टी में? देखिए, ये पार्टी जो है उन आवाज़ों को बुलंद करती है जो सदियों से दबा हुआ है। आज परिस्थिति है कि मुसलमानों का वोट, दलित का वोट चाहिए सबको, लेकिन जब उसकी बात उठाने की आएगी, लड़ाई लड़ने की आएगी, तो लोग उतनी हिम्मत नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप मुसलमानों की बात उठाइएगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, जो माहौल अभी देश में बना दिया है कुछ पार्टियों ने। तो लोगों को बैलेंस बनाना होता है। आज तेजस्वी यादव जी इमारत शरिया द्वारा आयोजित वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम में तो जा सकते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के बैनर तले वक्फ के खिलाफ कार्यक्रम नहीं करा सकते। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी जो है उन दबी हुई आवाज़ों को बुलंद करने का काम करती आई है और मुझे भी करने का मौका देती है। ये मुझे सबसे बड़ी विशेषता है इस पार्टी की। आज के टाइम में राजनीति में जातिवाद इतना घुस चुका है जो जहर की तरह फैलता जा रहा है, इसे आप कैसा देखते हैं? ये कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, ये पूरी तरीके से दूर करना संभव नहीं है। इसमें स्वीकार करते हुए आपको उस जूते में घुस करके आपको सोचना पड़ेगा। आप सीधे कहेंगे, इनकार करेंगे, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थियोरेटिकल हम बात कर सकते हैं, हाँ, धरातल पे अभी ये चीजें चलेंगी ही चलेंगी। जो यहाँ की मानता है कि जाति एक एक्सटेंडेड फैमिली। बिल्कुल। अगर आप कोई काम करने जाते हैं, अगर आप जमीन की बात हो, बीमारी की बात हो, चुनाव की बात हो, इलाज की बात हो, तो पूरा परिवार आपके साथ रहता है। और जाति जो है कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड फैमिली है। तो इस सच को स्वीकारते हुए, और सब लोग नहीं, लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा, इससे भी हम लोग उभरेंगे। लेकिन ये तुरंत ठीक कर देने वाली बात नहीं है प्रैक्टिकली। हम लोग भी जब बाहर से पढ़ लिख करके आए तो हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन जब उनके बीच हम लोग गए, कुछ चीज़ों को समझा, तो लगा कि नहीं, आपको उन बीमारियों को समझते हुए ही इलाज देना पड़ेगा। आप एक ही बार चाहें कि उतना कड़ा दवा दे सकते हैं और उसको इलाज कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसको लेते हुए, उसको समझते हुए धीरे धीरे उसको भी हम लोग ठीक करेंगे। शिक्षा का कुछ अभाव भी, वो भी शायद रहता है ग्रामीण क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मुख्य कारण है जो आपने कहा। ये जातिवाद बिहार से कैसे हटेगा? शिक्षा का अभाव एक बहुत बड़ा कारण है। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, कोई आता है कुछ उल्टी सीधी कहानी बता देता है, कोई ये योजना है, वो योजना है, सच झूठ बोल करके चुनाव में उनको बहला फुसला करके वोट ले लेता है। तो शिक्षा का अभाव ये मुख्य कारण है। कुछ आज के समाज से भी ये कहते भी हैं, बोलते हुए भी सुना है कि पॉलिटिकल पार्टियां या बड़े पॉलिटिशियन चाहते यही हैं कि अपना वोटर हो थोड़ा अशिक्षित रहे, वो भेड़ चाल की तरह अपने पीछे चलता रहे। सच है, मैं मानता हूँ, स्वीकारता हूँ। आप मूंगफली अगर बेचते हैं तो आपको जनरल बॉगी में जाके ट्रेन में आपको मूंगफली बेच सकते हैं, वहीं बिकेगा भी आपका। आप एसी, फर्स्ट एसी और सेकंड एसी वाले मूंगफली नहीं खरीदते। तो यहाँ के नेता मूंगफली ही बेचना चाहते हैं और जानते हैं और चाहते हैं कि बिहार की जनता वो जनरल बॉगी में ही बैठी रहे, वो फर्स्ट एसी सेकंड एसी की सवारी नहीं करे। तो सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है।
एक्सपोजर की कमी है। और ये चीज़ें जब से शिक्षा बढ़ेगी, चीज़ें बदलेंगी, तो निश्चित रूप से, चूंकि लोकतंत्र की जननी कही जाती है हमारी बिहार, पॉलिटिकली हम बहुत हमारा एक्यूमेन बहुत स्ट्रांग है और हम बहुत समझदार भी हैं। आप देखिएगा, चाय के दुकान वाला ऐसा ऐसा सुझाव दे देगा आपको जिसको हम लोग भी नहीं सोच पाते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है। आज आप आईएएस देख लीजिए ना, हमारे बिहार के सबसे अधिक आईएएस, वो जो 10% सबसे मजबूत है और बाकी का 90% सबसे पिछड़ा है, वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस उस बैलेंस को जब हम बना लेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा। हाँ, आपकी नए युग की पॉलिटिकल क्रांतियां बिहार की धरती से ही हुई है। बिल्कुल। जयप्रकाश जी, हाँ, जेपी आंदोलन देख इमरजेंसी लीजिए। का आंदोलन की बात करिए, बिल्कुल पहला आंदोलन जो सत्याग्रह जो गांधी जी ने शुरू किया हमारे चंपारण से शुरू आपके चंपारण से स्टार्ट किया है। चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी बिहार की ही धरती से शुरू हुआ। बिहार को समझना है तो उसको जानो पहले, बेशक, बिहार है क्या। बिल्कुल। तो मैंने कोशिश भी की है इसको जानने की, और कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी लगा हुआ हूँ और जानने की। कुछ लोग आपकी पार्टी को कट्टर भी मानते हैं। तो ये स्पष्ट विचारधारा को लोग कट्टर कहते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग सच बोलते हैं और जिसकी आवाज कोई नहीं बन सकता, हम उसकी आवाज बनते हैं, बोलते हैं। लोग बैलेंस बनाना चाहते हैं, हम सच बोलते हैं, सही हो गलत हो, जनता एक न एक दिन उसको स्वीकारेगी, मानेगी, जानेगी। मैं इस पार्टी से जुड़ा, मेरे हिंदू भाइयों को तकलीफ थी, लेकिन आज वही हिंदू भाई कह रहे कि नहीं, अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे लीडरशिप में काम कर रहे हैं, अच्छी पार्टी में है, इस पार्टी का भविष्य है। तो चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं और हाँ, हम स्पष्ट हैं अपने विचारों में, इसलिए लोग कट्टर कहते हैं। लेकिन कट्टरता हम लोगों की सेवा में है, उनके तकलीफ, उनके परेशानियों को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। जाति धर्म में कट्टरता नहीं, किसी स्पेशल समाज को लेके कट्टरता ना होके, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम संविधान को सबसे ऊपर रखते हैं हमेशा, और हमारी वही विचारधारा है, उसको सम्मान करते हैं। मुखर जवाब देने के कारण ही इसको कट्टर मान लेते हैं लोग। बिल्कुल, इसलिए मानते हैं। बिल्कुल। ढाका विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, ढाका की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी पूरे बिहार की है, लेकिन ढाका की अगर मैं बात करूं, मैंने अपने जनता को वादा भी किया है कि लगभग 30 से 40 हजार मेरे नौजवान जो है वहाँ सिलाई का काम मुंबई में करते हैं, बैग के फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि अगर वो 30 से 40 हजार लोगों को मैं अगर ढाका विधानसभा में ही एक ऐसी व्यवस्था दे दूं, तो आप समझिए कि वहाँ का रेवेन्यू कितना बेहतर हो जाएगा ढाका का। वो 30 से 40 हजार लोग जो आज अपना पैसा मुंबई में खर्च करते हैं, चाहे किराया में दें, चाहे खाने में दें, वो सारा पैसा ढाका में खर्च होगा, किराने के दुकान में, पेट्रोल पंप पे, जॉब और भी रेवेन्यू मॉडल, जॉब क्रिएशन होगा, सबके आमदनी में बढ़ोतरी होगी। पहला काम मैं ये करूंगा कि बेरोजगारी के क्षेत्र में काम करूंगा। दूसरा सबसे बड़ा समस्या जो मैंने देखा है, वहाँ की टूटी हुई सड़कें, और टूटी हुई सड़कों का कारण ये है कि पहले आप जल निकासी की व्यवस्था को नहीं करते। आप सड़कें बना दीजिएगा और जल, उस पर जल जमाव बना रहेगा, तो सड़क की लाइफ जो है 1 से 2 साल रहेगी। अगर आपने निकासी की व्यवस्था कर दी तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लचर व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत अभाव है। अगर उन चीजों को हम सुधारेंगे तो एक ढांचा जब तैयार होगा, शिक्षित होंगे, तो चीजें अपने आप बेहतर होने लगेंगी। तो ये मुख्य कारण मुझे लगता है कि बेरोजगारी, टूटी हुई सड़कें, जल निकासी की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में अभाव और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य होगा विधायक के रूप में, उसको ठीक करना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपकी पार्टी केवल मुस्लिम वोट के लिए ही काम करती है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मैंने जैसा बताया कि मुस्लिम की बात खुल करके कोई कह नहीं सकता है, बैलेंस बनाना होता है। लोग दलित की बात खुल करके कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि हम वो काम को करते हैं, बड़े स्पष्ट हैं अपने विचारों में, अपनी लड़ाई में। इसलिए लोगों को लगता है, क्योंकि मुस्लिम की बात, कोई, हर डॉक्टर अलग अलग इलाज करता है, कोई ऑर्थोपेडिक होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई पीडिया का स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट होता है। तो एक वर्ग ऐसा है जिसकी आवाज कोई नहीं बोलता है, तो हम उसकी आवाज को बोलते हैं, और साथ ही साथ हम हर समाज के लोगों को लेकर के चलते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती तो राणा रणजीत सिंह एक राजपूत इस पार्टी में नहीं। हाँ, राजपूत शायद आपके पूर्वज राजस्थान से। हाँ बिल्कुल, राजस्थान के ही हम लोग कहे जाते हैं, और जितना हम लोगों ने सुना है, राजस्थान से हम लोग छपरा की तरफ आए, छपरा के बाद डिवाइड हम लोग उत्तर बिहार में अलग अलग इलाकों में हो गए, और मेरी पढ़ाई भी वहीं राजस्थान में हुई। मुझे पिलानी राजस्थान में पढ़ने का मौका मिला। वो तो आपकी, मतलब मैंने काफी सारी स्पीच सुनी है,
तो वो स्पीच में भी नजर आता है। लोकल स्तर पर कैसी टीम, आप कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव में लड़ा और जिस दिन से मैंने लोकसभा की तैयारी की तब से निरंतर मैं ज़मीन पे हूँ। एक बहुत अच्छी टीम को, कार्यकर्ताओं की टीम को मैंने तैयार किया है और वो टीम केवल रैलियों में आकर के नारा नहीं लगाती। वो टीम वहाँ की मूलभूत समस्याओं से मुझे अवगत कराती है और हम लोग टीम के रूप में उस समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, उसको उजागर करने का प्रयास करते हैं। अभी देखिए, हमारे यहाँ सुखाड़ की परिस्थिति बन गई है और चापाकल सूख गया है और आज नल जल, जिसमें मैंने 50,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए गए और आज ऐसा ऐसा पंचायत है, ऐसा ऐसा वार्ड है जहाँ नल जल की व्यवस्था शुरू ही नहीं। सरकार कागज पे बड़े बड़े दावे करती है। एक बड़ी टीम है हमारे पास, क्योंकि हम लोग अभी सत्ता में नहीं है, हम अभी विधायक नहीं, तो हम लोग लोगों के सुख दुख में खड़े होकर के उनकी आवाज बन करके उनका दिल जीत सकते हैं, उनका विश्वास को जीत सकते हैं। तो एक बड़ी अच्छी टीम है जो बिल्कुल ग्रामीण लेवल पे, वार्ड लेवल पे समस्याओं को उजागर करती है और उसको हर संभव प्रयास करती है कि हम उसके खिलाफ लोक शिकायत में जाएं, हम लोग आरटीआई फाइल करें, उस वार्ड वाले या उस मुखिया के या उस विधायक की जो कमियां उसको उजागर करें, उसको ठीक कराएं। तो एक बहुत अच्छी टीम हमारी काम कर रही है जो जमीन पे भी मजबूत है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी मजबूत है और लिखा पढ़ी जो होता है, जो हमारे पास लोकतांत्रिक ताकत मिलता है, उसको भी करना बखूबी जानते हैं। आपने जैसे अभी कुछ टाइम पहले बताया कि बहुत सारे सिलाई का काम मुंबई में करते हैं और उनके लिए आप ढाका के अंदर ही कुछ करना चाहते हैं, तो इसी प्रकार वहाँ की ढाका विधानसभा के युवाओं के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? बिल्कुल, देखिए, ढाका और खास करके जो, चूंकि वहाँ बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की है और मुस्लिम समाज शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक ना हो, लेकिन स्किल डेवलपमेंट को लेकर के बड़े जागरूक रहते हैं। एक मुसलमान का बेटा बहुत जल्दी कोई ना कोई काम सीख लेता है जिससे वो अपनी रोजी रोटी का उपाय कर सके, चाहे वो सिलाई का काम हो, चाहे वो किसी और तरह का काम हो, हाथ का काम, मैकेनिक का काम हो, बिल्कुल जल्दी सीख जाते हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम हो, तो वो अपनी रोजी रोटी लायक अपनी व्यवस्था, गाड़ी चलाना जानता हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उसको हम लोग डेवलप करके एक हम लोग स्टार्टअप की तरह बना करके उसमें सरकारी जो सुविधाएं मिल सकती हैं या आपस में भी कुछ उसको लोन दे करके, मान लीजिए कोई गाड़ी चलाना जानता है, उसको अगर एक गाड़ी उपलब्ध करा दिया जाए तो अपना गाड़ी चला सकता है, काम कर सकता है। कोई मैकेनिक का काम जानता हो तो उसको अगर थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए लोकल लेवल पे तो अपना एक दुकान शुरू कर सकता है, ट्रैक्टर बना सकता है, गाड़ियां बना सकता है। तो इस तरीके से हम लोग का एक स्टार्टअप लेकर के कि भाई जो भी हमारे आपके पास कोई स्किल है, स्किल को डेवलप भी करेंगे। बच्चियां अगर सिलाई का सीखना चाहती हैं तो जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे और अगर स्किल आपके पास हो गया और आप कुछ करना चाहते हैं, फाइनेंशियली आपको दिक्कत है, तो बैंक के माध्यम से, सरकार के माध्यम से या और भी कोई स्तर से उसको फाइनेंशियली हेल्प करना और जो उसका स्किल है उसको डेवलप करके दो पैसा वो कमा सके उसकी व्यवस्था करना। एक हम लोग एक टीम बना करके एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कर करके इस तरह की एक हम लोग टीम बना रहे हैं जिसमें हम लोग रोजगार को लेकर के और स्किल डेवलपमेंट को लेकर के हम लोग काम करेंगे। छोटे लेवल पे हम लोगों ने शुरू कर दिया है और इसको और बेहतर करने का प्रयास हम जारी है। राजनीति में महिलाओं का या महिलाओं से संवाद कितना जरूरी है? बिल्कुल, महिलाएं बहुत ईमानदार वोटर होती हैं और बहुत वफादार वोटर होती हैं। पुरुष जो होते हैं वो कई बार 2 दिन पहले बिरयानी या और भी चीज़ों जो बिहार में बंद है उसको लेकर के बदल जाया करते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार किसी महिला की मदद किया या उसके परिवार में उसके बेटे को या कभी बीमारी में, इलाज में कभी उसको मदद किया तो हमेशा याद रखें। तो विशेषता हम लोग महिलाओं के लिए हम लोगों ने एक टीम को बनाने का काम किया है और जगह जगह हम लोग जा भी रहे हैं। उनसे रक्षाबंधन का समय है, हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया है, जितनी भी हमारी कार्यकर्ता बहनें हैं उनके दरवाजे पे जाएंगे, राखी बंधवाएंगे, चाहे वो दलित हों, वो मुस्लिम हों, चाहे वो हों, और उनकी समस्याओं को पूछेंगे, जानेंगे। और रक्षाबंधन में चूंकि गिफ्ट का होता है तो छोटा सा हम लोगों ने गिफ्ट वाउचर एक तरह का बनाया है उनके लिए, एक कनेक्शन बन सके ताकि वो समझे कि मेरा भाई है, मेरी परेशानी में मैं उसको याद करूं, मेरा भतीजा है। तो बिल्कुल पर्सनल नंबर मेरा उनके पास हो। और महिलाओं को लेकर के सुरक्षा का इंतजाम भी बहुत ज़रूरी होता है। आए दिन आप देखिएगा बच्चियों की शादी होती है, वहाँ पे डॉरी को लेकर के, दहेज को लेकर के तरह तरह की चीज़ें होती हैं। खास करके मुस्लिम लॉ में, हिंदू लॉ तो फिर भी इसमें बहुत ये है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है शादी के बाद अगर छोड़ दिया जाए या उसको नहीं रखा जाए या तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक स्पेशली हम लोगों ने महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया है कि ऐसी खास करके जो महिला संबंधित प्रॉब्लम्स हो उसको लेकर के हमारी टीम उस पर काम कर रही है।
और उनकी सेवा करके, उनका मदद करके अगर कनेक्शन हमने बना लिया तो चुनाव में हमें उनसे वोट मांगने की जरूरत नहीं। और साथ ही साथ स्किल को लेकर के भी हम लोग सिलाई का ट्रेनिंग कराना, साबुन सर्फ बनाना, ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को, लघु उद्योग जिसको कहते हैं, वो भी हम लोग डेवलप करने को लेकर के कुछ कुछ जगह पे हम लोग स्पॉट को आइडेंटिफाई किया है। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि हर 5 पंचायत पे एक ट्रेनिंग सेंटर रहेगा जहां हम लोग उनको कोई ना कोई स्किल दे करके घर बैठे बैठे 2 पैसा वो कमा सके, आत्मनिर्भर हो सके, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और उसको बेहतर करेंगे, जगह हम लोग को मिले, एक बेहतर जगह। लोग अगर सेवा करने का मौका देते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, उसको बड़े लेवल पे हम लोग करेंगे। चूंकि MBA मेरा बैकग्राउंड रहा है और मार्केट इंजीनियरिंग किया है, तो कैसे कंपनीज को प्रेजेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट उस इलाके में लाना है, कैसे अपने मैन पावर को सही जगह, अपने स्किल को सही जगह डायरेक्शन देना है, वो काम हम लोग बेहतर कंपनी के लिए किया करते थे और विधायक के रूप में अपने विधानसभा के लिए करने का प्रयास किया। समाज के लिए महिला सशक्तिकरण कितना जरूरी है? बिल्कुल, अगर आप एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं, समझाते हैं या उसको शिक्षित बनाते हैं, समझदार बनाते हैं, तो एक व्यक्ति को बनाते हैं। लेकिन अगर आपने एक महिला को शिक्षित बना दिया, समझदार बना दिया, जागरूक कर दिया, तो पूरा परिवार जागरूक हो जाता है। एक महिला मतलब वो पूरा परिवार जागरूक हो गया और बेहतर जगह पे, आप बेहतर दिशा में। पढ़ाई को लेकर के हम लोग खास करके अलग अलग कैंप्स लगा करके हम लोग काम करेंगे। कुछ इंसेंटिव, कुछ पर्क्स उनको देंगे कि हमारे सेशंस में वो आए और अपने बच्चियों को कम से कम मैट्रिक इंटर तक पढ़ाने का वो व्यवस्था करें, और ताकि आने वाला भविष्य बच्चियों का खास करके बेहतर हो सके। दलित समाज में खास करके, मुस्लिम समाज में खास करके शिक्षा का अभाव उनके पतन का एक बहुत बड़ा कारण है। उस पर हम लोग बेशक काम करने का, हम लोग का मैनिफेस्टो में बहुत प्रायोरिटी पे हम लोगों ने रखा है। आपके पिताजी के क्षेत्र में हम घूमे तो उन्हें एक राजनेता ना मानकर एक जन सेवक के रूप में जाना जाता है, तो उनसे भी आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बिल्कुल, देखिए, अगर आपको अंदाजा लगाना है कि कौन कितना सक्सेसफुल रहा अपने लाइफ में, तो आप उसके अंतिम यात्रा में जाइए। तो अंतिम यात्रा में जो उमड़ा हुआ भीड़ होता है ना, वो बताता है कि उस व्यक्ति ने जीवन में क्या कमाया है। मैंने अपने पिताजी की अंतिम यात्रा को देखा। आप किसी को बताते नहीं, किसी को बुलाते नहीं है। आप ब्रह्म भोज में जो पगड़ी होता है उसमें आप कार्ड देते हैं या निमंत्रण देते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब आप जनाजा को लेकर के जाते हैं, उनके अर्थी को लेकर के जाते हैं, तो आप किसी को बताते नहीं। और वो मैंने लाखों लोगों का जो भीड़ देखा, वो जो लाइन लगा, मुझे लगता है कि 50 किलोमीटर का जो लाइन था, तो जो व्यक्ति था, मैं उनके इसको जब कंधा दे रहा था तो कुछ सेकंड के बाद मुझे धक्का मार दिया गया। मैंने कहा कि मैं उनका बेटा हूं, तो कहा हम भी उनके बेटे ही हैं, हमारी जान को बचाया, हमारे लिए उन्होंने ऐसा किया, हमारे लिए वैसा किया। तो वो मैंने देखा तो वो मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहुत ज्यादा मुझे प्रेरित किया। ये है असल आमदनी, ये असली है आपने जो कमाया है। तो मुझे प्रेरणा मिली, और सेवा करके कैसे लोग, तो एक बहुत बड़ा परिवार मेरे पिताजी ने छोड़ा है जाने के बाद। उस परिवार को दोबारा नई जनरेशन के साथ जुड़ना, उनकी जनरेशन के लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, अब उनके बच्चों से, उनके बेटों से, उनके भतीजों से जुड़ करके उस परिवार को, उस पिताजी के बनाए हुए बगीचे को और आगे बढ़ाएं। और जो उन्होंने किया उसका अगर हम लोग 50%, 20% भी कर लें, तो मुझे लगता है कि हम लोग का भी जीवन सफल। आपकी पार्टी पंचायत स्तर के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने का काम कैसे करेगी? बिल्कुल, देखिए, शुरुआती ढांचा जो है वो पंचायत है। एक वार्ड मेंबर अगर समझदार हो जाता है, उसको मालूम होता है कि कैसे बजट बनाएं, किन चीज़ों को प्राथमिकता पे काम कराएं, कौन सा बजट अपने मुखिया के साथ जुड़ करके हम लोग करें, उसकी जानकारी, उसका प्रॉपर जो है वर्क सिलेक्शन और मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग जनप्रतिनिधि को अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल करेंगे और उनको एक सकारात्मक तरीके से, चूंकि आज की डेट में जाइएगा तो जनप्रतिनिधि कमीशन और तरह तरह का कट को लेकर के ही केवल मिलते हैं, बाकी टाइम पे मुलाकात नहीं होती। अगर कुछ पैसा आपने कमीशन नहीं दिया तो आपके खिलाफ एक पत्र लिख दिया जाएगा कि भाई काम की गुणवत्ता की जांच की जाए, और फिर आप उसको कुछ पहुंचा दीजिएगा तो सिस्टम चल जाएगा। यही हमारे बिहार में खास करके रोड में या कोई भी सरकारी काम होता तो ये पाया जाता है। इसको ठीक करूंगा और उनको ये समझाऊंगा, उनको ट्रेनिंग भी दूंगा कि एक बार चुनाव अगर आप जीते हैं तो ऐसा काम करिए कि लगातार आप जीतते रहें। अगर आज वार्ड है, कल आप सरपंच बनिए, परसों आप मुखिया बनिए, ऐसा काम आप करिए। और एक ऐसा वातावरण बनाऊंगा जिसमें उनको डर भी रहे और उनको एक जिम्मेदारी का एहसास भी रहे। तो इस तरीके से खास करके प्रशिक्षण देना, चूंकि जो वार्ड मेंबर होते हैं, समिति होते हैं, बहुत शिक्षित पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। कई चीज़ों की जानकारी के अभाव में भी
कोई कंपनी आकर के उल्टा सीधा उनको पढ़ा देती है तो पैसा का लालच दे देती है और गलत कर बैठते हैं। तो उनको बताना समझाना कि भाई आरटीआई कर देगा तो आप जेल चले जाएंगे, सरकारी पैसा का जो है बड़ा जिम्मेदारी होता है। ऐसी चीज़ों को समझाना भी, डराना भी, बताना भी और जरूरी उनको है। एक अच्छा और एक सकारात्मक दिशा देना, ये मेरा प्रयास रहे। समाज का छोटी छोटी चीजें आज से पहले जब मैं सुनता था, तो जैसे गांव में कोई विवाद हो जाता था तो वो पंचायती उसका निपटारा कर देती थी, बिल्कुल, थाने तक चीजें नहीं पहुंचती थी। बिल्कुल। आज वो चीजें थाने तक पहुंच जाती हैं, छोटी छोटी चीजें। तो अपनी पंचायत का मॉडल आपको लगता है कि उस पुराने मॉडल के अकॉर्डिंग ही थोड़ा रहना या बनना चाहिए? आसान तो नहीं होगा। ये पहले हुआ करता था, बिल्कुल आपने सही कहा कि पुलिस जो है बिना वहाँ के कुछ जो गार्जियन की तरह लोग होते थे हर समाज के, बिना उनसे पूछे नहीं जाया करते थे। लेकिन जब से पंचायत चुनाव बिहार में जब कुछ 35 साल 40 साल नहीं कराया गया, लेकिन जब ये दोबारा शुरू हुआ तो घर घर में जो है झगड़ा हो गया। घर घर के लोग एक दूसरे पे केस मुकदमा, शहरों में उतना केस मुकदमा नहीं है, गाँव के लोग जितना जानते हैं केस के बारे में उतना अच्छे अच्छे शहर के पढ़े लिखे लोग नहीं जानते। कौन सा दफा क्या होता है, किस तरीके से किस में बेल मिलता है, कैसी चीज़ें होती हैं। एनर्जी जो है नेगेटिव वे में जा रहा है, ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। बिहार के जो है एक गांव इतना सुंदर खूबसूरत हुआ करता था कि टेंट वगैरह का इंतजाम तो आज शुरू हुआ है। पहले क्या होता था, किसी घर में शादी है तो कोई अपना सोफा दे दिया, कोई पलंग दे दिया, कोई टेबल दे दिया, कोई अपना गैस चूल्हा दे दिया, कोई सिलेंडर दे दिया और आपस में मिलजुल करके हम लोग अपनी बेटी की शादी हो या कोई कार्यक्रम जग हो, किसी का श्राद्ध हो, मिलजुल करके ये खूबसूरती होता था। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि पटी पटदार और ये वो, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, जागरूकता फैलाना पड़ेगा और दोबारा से जो हमारे सामाजिक कुछ लोग हैं उनको लेकर के गांव-गांव हम लोग संस्कार का अभाव हो गया है कहीं न कहीं, राजनीति में भी और पारिवारिक संबंधों में भी। उसको लेकर के हम लोग मुहिम चलाएंगे। जैसे धार्मिक सभाएं होती हैं, उसमें हम लोग संस्कार को कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर बच्चियां आजकल जो है वो अलग-अलग जगह शादियां होना या कम उम्र में जो है नाबालिग बच्चियां कहीं कहीं चली जाती हैं, भटक जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए काम करना, सामाजिक जो है कुछ ना कुछ व्यवस्था हम लोग ऐसा बनाएंगे। महीने 2 महीने में उस तरह की सभाएं हो, उस तरह की बात हो, उस तरह की चर्चाएं हो, बुजुर्गों के साथ हो, नौजवानों के साथ हो, बच्चियों के साथ हो, महिलाओं के साथ हो। तो इसकी व्यवस्था हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। आपके अनुसार धर्म और संविधान एक साथ चल सकते हैं? बिल्कुल, अगर उन दोनों की सीमाएं अगर हम लोगों ने बांधा है, धर्म एक आस्था है और संविधान एक व्यवस्था है, तो आस्था का विषय आस्था तक रहे, सीमित रहे, सीमाएं उसकी बांधी हुई रहे। मैं भी जय श्री राम सुबह बोलता हूँ 101 बार जब पूजा करता हूँ, लेकिन जब मैं सभाओं में जाता हूँ, किसी राजनीतिक सभाओं में, तो वो भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय बिहार कहता हूँ, लेकिन जय श्री राम अगर बोलता हूँ तो साथ ही साथ फिर उनके भी धर्म का सम्मान रखता हूँ। तो या तो उसका उद्घोष करे ही नहीं, वो आस्था का विषय आस्था के लिए, धर्म के लिए छोड़ देते हैं। और जो संविधान है, जो व्यवस्था है जिससे हमारी सारी चीज़ें चलती हैं, हर धर्म का सम्मान करना और सबको बराबरी का अधिकार देना, समानता देना, दोनों की सीमाएं अगर बांधी गई हैं तो बहुत अच्छी तरीके से चलाई जा सकती हैं। अम्बेडकर जी ने यही सिखाया, गांधी जी ने यही सिखाया है और एक खूबसूरत हिंदुस्तान हम लोगों ने देखा है पहले। जब एक हिंदू का बेटा मुसलमान की लड़ाई लड़ता था और एक मुसलमान का बेटा हिंदू की लड़ाई लड़ता था, एक खूबसूरत हिंदुस्तान पहले हुआ करता था। थोड़ा इसमें अभी बिखराव हुआ है, वो परिस्थितियां थोड़ी बदली गई हैं, लेकिन हमारे जैसे पढ़े लिखे हिंदू और पढ़े लिखे मुसलमान भाई भी जब उधर से निकलेंगे, फिर से वो खूबसूरत हिंदुस्तान हम बना। आज आपको लगता नहीं कि समाज में जो खाई बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, वो आने वाले समाज के लिए एक खतरा बन सकती है अगर ये खाई ऐसे ही बढ़ती रही तो? बिल्कुल, ये हमें गृह युद्ध की तरफ धकेल सकती है। इस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का भी जो वार का परिस्थिति बना था, लेकिन वहाँ पाकिस्तान की स्थितियाँ बहुत खराब थी। वहाँ आपसी जो है मतभेद इतना खराब था, लेकिन हम हिंदुस्तान एक हो जाते हैं। वक्फ बोर्ड की लड़ाई हम लड़ रहे थे, आपस में सबके मन मुटाव था, काला झंडा विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जब बात देश की आई तो हम लोग एक हो गए। अगर ये खाई बढ़ता चला गया तो परिस्थितियां ये होंगी कि जब हम अपने देश के दुश्मनों से लड़ने की बात आएगी तो हम आपसी जो है गृह युद्ध में और आपस में हम लोग उलझ जाएंगे। इससे बचना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि जो पार्टी सबसे ज़्यादा धार्मिक चीज़ों को लेकर के पॉलिटिक्स को करती है, जब दुश्मनों से लड़ने की बात तो सबसे आगे आकर के उन्होंने ऐसे ऐसे लोग जो जहर फैलाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, धर्म को बांटने
काम करते हैं वो भी पॉजिटिव हो गए। कई उदाहरण हैं आपके बीच में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सबको जानते हैं। तो उनको ये बात का एहसास हुआ, तभी आपने जब विदेशों में देश की बात रखने की बात आई तो अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुना, जाइए गल्फ कंट्रीज में हमारी बात को रखिए। उनके साथ निशिकांत दुबे जी को रखा। निशिकांत दुबे जी के क्या शब्द रहे हैं पार्लियामेंट में, वो छिपा हुआ तो नहीं है। तो जब परिस्थितियां बनी तो आपने एहसास किया, अब जब नहीं है तो फिर आप अगर गैर जिम्मेदार हो जाएंगे, भगवान न करे कि ऐसी परिस्थिति आए, दुश्मनों से लड़ने की नौबत आए। देख रहे हैं स्थिति किस तरीके से थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ हम जो है दुनिया जा रहा है। कब किस पे कौन, ईरान की बात करें, इसराइल की बात करें, या जो भी चल रहा है, यूक्रेन रशिया की बात करिए, तो लगातार इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। तो हम लोग को अब एक सकारात्मक पॉलिटिक्स की जरूरत है, और विकास की बात हो, और आपस में जो आपने गड्ढे को भरने की बात कही, अगर ये नहीं भरा गया तो शायद गृह युद्ध की तरफ देश हमारा जा सकता है, जो बहुत चिंता का विषय है। आज के युग में आपको लगता नहीं कि पहले, आज से 15-20 साल पहले एक शिष्टाचार की राजनीति होती थी? किसी प्लेटफॉर्म पे चुनाव के वक्त भी अगर किसी को गलत बोला जाता था तो वो भी एक शिष्टाचार के साथ बोला जाता था, या शिष्टाचार से वार किए जाते थे विपक्ष पे भी। तो ये राजनीति, ऐसा दौर अभी आ गया है कि कुछ भी बोल देते हैं खड़े होकर, तो ये राजनीति के लिए एक खतरा है। बिल्कुल खतरा है। और आज देखिए ना, आज कोई मुखिया बनता है या कोई विधायक बनता है, और अगर उसने पार्टी बदला या उसने अपने लोगों की चिंता नहीं की, अपने विरोधियों की चिंता की, तो उनसे कुछ सवाल करता है तो वो सीधे एक ही बात कहते हैं, नीतीश जी जब पलट जाते हैं तो हम कौन सी बड़ी बात है। तो गलत उदाहरण जब आप देखते हैं तो आप उसका एग्जाम्पल देते हैं और गलत को भी सही मानने लगते हैं। तो बिहार तो चूंकि बहुत संस्कार और शिष्टाचार का देश रहा है, हम लोग को याद है जब, चूंकि आप राजस्थान से हैं, मेरी स्कूलिंग राजस्थान से हुई, तो पंजाब के लोग या बाकी लोग अपने माता पिता का पैर छू के प्रणाम नहीं करते हैं, और हम बिहारी अपने माता पिता या जो भी गार्जियन है, हमारे दोस्त के माता पिता भी होते हैं, तो हम लोग पैर छू के प्रणाम करते, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। तो मेरे कुछ दोस्त थे जो राजस्थान से थे, हरियाणा से थे, जब वो लोग आते थे मिलने तो हम लोग जाकर के उनको पैर छू के प्रणाम करते थे, तो कहते थे कि अरे बिहारी बच्चों लोग को देखो कितना बढ़िया संस्कार रहा है। तो ये निश्चित रूप से बिहार के लोगों में संस्कार हमारी ताकत रही है, और इसका पतन होना, खास करके राजनीतिक जो सिद्धांत है जो अब खत्म हो गया है, और बिलो द बेल्ट तरह तरह की बातें, तरह तरह का आरोप, तरह तरह की चीजें कही जाती हैं, की जाती हैं, ये बड़ा खराब है और ये चिंता का विषय है। चुनाव जीतने के बाद इधर पलट जाना, उधर पलट जाना, और कोई अपना सिद्धांत को जिंदा नहीं रखना। पहले तो जमीन हमारे दादाजी पूर्वज में कह देते थे कि ठीक है ये तुम्हारा दे दिया मैंने, तो रजिस्ट्री हो जाया करता था, पूरा समाज उसको एक्सेप्ट कर लेता था। लेकिन आज कागज भी होता है तो लड़ाइयां होती हैं, आए दिन आधे केसेस जो है जमीन की लड़ाइयों में हो रहा है। कहीं ना कहीं सिद्धांत का पतन, बिहार के पतन में एक अहम कारण बनता चला जा रहा है, और इस पर अगर हम लोग काम करें तो फिर से हम लोग पुराना संस्कार अगर एकत्रित करें तो मजबूत हो सकते हैं। आपकी पार्टी राष्ट्रीयवादी पार्टी है? बेशक, ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल है। और जो तिरंगा साफा जो बंधवा करके हम लोगों ने जो एक घोषणा करने का प्रयास किया, इसी का उदाहरण हम लोग देना चाहते थे। और ये जो सवाल उठाया जाता था, ये काफ़ी हद तक लोगों ने इसको स्वीकारा कि नहीं, इस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हिंदुस्तान का पक्ष रखा, इस्लाम का सही मायना बताया, और हम लोग उनसे सीखते हैं। मैंने खुद इंजीनियरिंग MBA किया है, MNC में काम किया है, और एक बैरिस्टर साहब की पार्टी में काम करने का मौका, और जिस तरीके से लॉजिक के साथ, तर्क के साथ, तो संविधान में रह करके हम लोग काम करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, ये दिखाता है कि हम कितना राष्ट्रवादी पार्टी हैं। अम्बेडकर जी के संविधान को हम लोग जितना मानते हैं, या कोई भी बात कहते हैं, संविधान को सर्वोपरि रख करके बात करते हैं। तो स्वाभाविक है कि राष्ट्र हम सबसे ऊपर रखते हैं, और तिरंगा साफा पहन करके, चीख चीख करके हम लोगों ने इस बात को बताने का प्रयास किया, और लोगों ने इसको माना भी है, स्वीकारा भी है। अवैसी साहब इतनी मुखरता से अपने जवाब देते हैं, आपने कहा जैसे कि तार्किक जवाब देते हैं, और जो सुनते हैं वो प्रभावित भी होते हैं उनसे। आज की राजनीति में आप ऐसे चेहरों को मतलब अभावित मानते हैं आज की राजनीति? हाँ, बिल्कुल अभाव है। इसलिए तो ओवैसी साहब जैसे नेता को लोग मानते हैं, क्योंकि इनकी कमियां होती चली जा रही। और नरेंद्र मोदी जी जो उनके विचारों के विरोधी हैं, क्योंकि एक ही पार्लियामेंट में मेंबर हैं, लेकिन विचारों से हमेशा असहमति रहती है। लेकिन जब वक्त आया तो बैरिस्टर साहब जैसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल विद्वान MP की उन्होंने ज़रूरत को महसूस किया, और उनको विदेश में भेजने का काम किया, और बड़ी बखूबी जिम्मेदारी उन्होंने निभाया कि भाई मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, और बहुत बेबाकी से, अभी तो बोला ही है, पहले भी
डेलीगेट बनकर के पाकिस्तान गए थे, उतनी ही बेबाकी से पाकिस्तान में रह करके उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया। बिल्कुल, वो इंटरव्यू मैंने देखा था जी जी। उस टाइम। और अभी खाड़ी देशों में अवैसी साहब गए तो वहां पर भी मुखरता से जवाब दिया उन्होंने। बिल्कुल और एक भारतीय होने के नाते एक गर्व भी महसूस होता है। बिल्कुल। और हमारे जैसे नौजवान जो अपना भविष्य तलाशते हैं राजनीति में, लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं कि सच को बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अवैसी साहब ने एक पुरानी बातें भी याद दिला दी। जब इंदिरा गांधी का टाइम था तो अटल बिहारी वाजपेयी जिनेवा सम्मेलन में गए थे, एक विपक्ष के नेता होते हुए भी। बिल्कुल, वो बात आज भी बोली जाती है पॉलिटिक्स में। बिल्कुल। पहले तो विपक्ष के लोगों को मंत्री भी बनाया जाता था। अगर आप एक बढ़िया एमपी हैं, दूसरी पार्टी के भी हैं, तो सहमति लेकर के सरकार दूसरी पार्टी के तो भी मंत्री बना दिए जाते थे या बड़े जिम्मेदारी दिए जाते थे। आज भी आयोग वगैरह के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन कम जरूर हो गया है। तो यूरोप में भी काफी सारी कंट्रियों में पक्ष और विपक्ष के हर डिपार्टमेंट के मंत्री बनाए जाते हैं। क्या ये हिंदुस्तान में होना, यहाँ पर भी होना चाहिए? मुश्किल है, मुश्किल है। हुआ करता था जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे आजाद शत्रु इस देश के प्रधानमंत्री रहे, और राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रपति रहे, अंबेडकर साहब जैसे लोग इस देश को गर्वान्वित करते थे, तो वो भी हमारे इसी मिट्टी के लोग थे। तो मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे फिर से वो नई पीढ़ी आकर के उसको समझेगी और चीज़ें बदलेंगी। हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं इसको लेकर के। टाइम लगेगा बट बदलेगा। आज की राजनीति में राजनेता आम मतदाता से दूरी इतनी बढ़ चुकी है बड़े राजनेताओं के बीच में। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। लोगों के बीच में वो जनसभाएं, छोटे छोटे चौपाल सभाएं करते थे, नुक्कड़ सभाएं करते थे। वो चीजें कम होना क्या एक राजनेता और मतदाता के बीच में जो दूरी बनी है, मानते हैं आप? ये बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक हो गया, क्योंकि खास करके बिहार में ये पैसा जब से हावी हो गया है, तो नेताओं और जनता के बीच में एक संबंध जो है ये खराब हो गया है। नेता को लगता है कि भाई अंत में इनको पैसा ही देना है, और जनता जो है सोचती है कि यही 500, 1000, 5000 जो मिल गया उसी के वजह से वो वोट कर देते हैं। तो दोनों को बदलना पड़ेगा। जनता को भी ईमानदार होना पड़ेगा कि हम ईमानदारी से वो 500 दे करके अगर आपको कुछ खिला पिला करके एक दिन पहले वोट आपसे ले लेगा और बाकी आपको 5 साल तक प्रताड़ित करेगा, तो उससे बेहतर है कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करिए और एक दिन पहले बिकना नहीं है, और ईमानदारी से जो आपकी बात को बोल सके, आपके लिए लड़ सके, वैसे नेता को चुनना चाहिए। आपकी जीत के बाद में ढाका के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आपके लिए क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि जनता वोट देकर के जो मुझे एक ताकत प्रदान करेगी विधायक बनाकर, वही ताकत मैं उनको वापस करना चाहूँगा। आज करप्शन एक सबसे बड़ा मतलब उनके लिए एक सिरदर्द बना हुआ है, और जो भी शिकायत होते हैं उनके पास कोई जगह नहीं है कि अपनी शिकायत को कहीं करें। और अफसरों को जब मालूम रहेगा कि एक बाकायदा एक शिकायत केंद्र अगर बनाया जाएगा, जन शिकायत केंद्र बनाया जाएगा, तो उनको एक डर बना रहेगा कि अगर मैंने किसी से पैसा मांगा, किसी गलत चीज़ के लिए मैंने घूस मांगा, तो ये जन शिकायत केंद्र में चले जाएंगे और तुरंत कार्रवाई होगा। अभी जो एक लोक शिकायत है बहुत धीमा है और सरकारी ही तंत्र उसको देखता है, वो उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो ताकत मुझे विधायक के रूप में मिलेगा, और हम लोग उसको सामाजिक स्तर पे शिक्षकों को लेकर के, वहाँ के जो वकील होंगे, डॉक्टर होंगे, पढ़े लिखे जो प्रतिष्ठित लोग होंगे, उनको लेकर के एक जन शिकायत केंद्र का हम लोग व्यवस्था करेंगे। और एक जो भी प्रखंड में, रजिस्ट्री ऑफिस में, अस्पताल में या कोई भी समस्या जो जनता की होगी, जा करके जन शिकायत में वो दर्ज करेंगे और बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग करना, उस पर एक्शन लेना, उसकी कार्रवाई करना, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। तो चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी और ऑफिसर घूस मांगने में, गलत करने में 100 बार सोचेगा। एक जन शिकायत केंद्र की व्यवस्था करना मेरी प्राथमिकता है, और रोजगार को लेकर के, सड़क को लेकर के, अस्पताल को लेकर के जो मूलभूत समस्याएं होती है उसको जो है सुदृढ़ करना, ये हम लोग का संकल्प है। सोशल मीडिया का प्रभाव कितना मानते हैं चुनाव में आप? बेशक ये नए जमाने का जो है युवा पीढ़ी का जुबान है। आज हर व्यक्ति आपसे नहीं बात कर सकता है, लेकिन वो अपनी बात को, अपने इच्छाओं को जाहिर करता है सोशल मीडिया से, और आप अवगत होते हैं कि आज लोग क्या सोच रहे हैं मेरे प्रति। आज जब ये इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी हमारे चंपारण आए हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था चंपारण के लोगों से 2014 के इलेक्शन में जब वो आए थे,
कि मैं दोबारा जब आऊँगा तो यहाँ चीनी मिल जो बंद पड़ी हुई है उसको लेकर के हम लोग उसको चालू करेंगे और उसी चीनी का बना हुआ चाय मैं पीऊँगा। और आज सोशल मीडिया आप चले जाइएगा तो पूरा चंपारण नहीं, पूरा बिहार आज प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रहा है। ऐसे तो लोग डरते हैं, भाई सवाल करेंगे तो कहीं मुझे किसी केस में ना फंसा दिया जाए, कुछ ना हो जाए। लेकिन सोशल मीडिया एक ताकत है और बेबाकी से नौजवानों का, युवा पीढ़ी का जुबान है। जो वो कहते हैं वो जेन्युइन होता है, आपको एक फीडबैक मिलता है, आपको एक आईना दिखाने का काम दिल से कहीं करता है। कहीं जाती तो आज मोदी जी जब मोतिहारी से लौटेंगे तो निश्चित रूप से वो जो ट्रेंड हो रहा है कि चंपारण का चीनी मिल आप शुरू नहीं करा पाए, आपकी यात्रा में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उसी का छोटा सा हिस्सा से आप चीनी मिल खड़ा कर सकते थे। तो एक बहुत बड़ी ताकत है और आज के कई चीज़ों को बदल दिया है सोशल मीडिया ने। चाहे वो अपराध की बात करिए या करप्शन की बात करिए, तो एक बहुत बड़ा ताकत है सोशल मीडिया। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो गलत भी होता है, गाड़ियाँ होती हैं तो तेज़ चलाने से एक्सीडेंट भी होते हैं, और सही तरीके से चलाइए तो बहुत बड़ी सहूलियत भी है। सही इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी ताकत है और युवा पीढ़ी की जुबान है सोशल मीडिया। और आज के दिन में एक सोशल चेंजेस जो है सोशल मीडिया की वजह से आया है बड़े पैमाने पर। चुनाव लड़ने के लिए आज डेटा, बूथ लेवल का मैनेजमेंट कितना जरूरी हो गया है? बहुत ज़रूरी हो गया है। आज ईवीएम पे चुनाव भी होने लगा है और टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। आज सरकारी कोई योजना अगर है, आप उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं बहुत कम समय में, तो आपके पास अगर डेटा है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया में व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको मैसेजेस कर सकते हैं। अगर जागरूकता अभियान चलाना है किसी काम को लेकर के, आज वो क्या बोलते हैं, वोटर्स बनाए जाने हैं, आयुष्मान कार्ड की सुविधा है या कोई भी सरकारी योजना है, कोई जागरूकता है, बाढ़ की समस्या हमारे आने वाली है, तो हर तरह से डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप चाहे सरकारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे मुखिया का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, तो जगह जगह कैसे आप पहुंच सकते हैं। तो डेटा, मोबाइल, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और मुझे लगता है कि इसको अपग्रेड करके रखना एक आपके जीवन का हिस्सा बन गया है, सामाजिक जीवन का खास करके। आप अगर कोई शादी करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो आपको अगर सूचित करना है तो डेटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आपके पास में प्रशासनिक ऐसा अनुभव है, अगर आप जीत के आते हैं तो प्रशासन से काम कैसे निकालना है, ऐसा कुछ अनुभव? बिल्कुल, हम लोग तो लगातार जमीन पे हैं, संघर्ष करते हैं। जब आपको जानकारी होगा तो आप के लोगों का काम होगा। कई बार जो पुलिस वाले होते हैं या जो सरकारी अफसर होते हैं, एसडीओ हो गए, बीडीओ हो गए, सीओ हो गए, वो जानते हैं कि ये गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, इनको जानकारी नहीं। तो उसको लेकर के अगर आप जागरूक हैं, आप उससे सवाल कर सकते हैं, तो आपका काम वो करेगा, आपके लोगों का वो काम करेगा। कई लोग हमें फ़ोन करते हैं पैरवी के लिए, तो आधी चीज़ें उन्हें मालूम नहीं होती हैं, जिसके अभाव में उनका काम नहीं हो पाता। आज रजिस्ट्री ऑफिस चले जाइए तो आपको कहेंगे कि भाई आपका कृषि का ज़मीन है, उसको कहेंगे कि ये तो आवासीय है और आवासीय में इतना टैक्स लगेगा, और करप्शन भी जानकारी के अभाव में होता है। तो हम लोग चूँकि एक बढ़िया एक्सपीरियंस हम लोग को ज़मीन पे लोगों की सेवा का है और प्रशासनिक लोगों से कैसे काम कराया जाता है, ये हम लोगों ने अपने पिताजी के ज़माने से देखा है। आज कहीं ना कहीं खास करके बिहार में प्रशासनिक दबदबा बढ़ता चला गया है और जो सरकारी अफसर होते हैं उनका बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के अंदाज में वो काम करने लगे। लेकिन वही पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। जनता के पास आवाज़ था, जनता के पास ताकत थी। आज अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपके ऊपर कोई ना कोई केस लगा करके आपको डराया धमकाया जाता है। तो हमें बिल्कुल उसको मालूम है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग नियम कानून को, संविधान को बहुत अच्छे से जानते हैं। जो हमारे पास आरटीआई की ताकत है, लोक शिकायत की ताकत है, कैसे आप सवाल कर सकते हैं एक अधिकारी से, वो हम लोग को बेहतर मालूम है। इसलिए हम लोग जब किसी की बात को कहते हैं तो बड़ी मजबूती से कहते हैं। और एक बड़ी अच्छी इंटेलेक्चुअल लोगों की टीम है जो जनता की सेवा में लंबे समय से है, तो एक तजुर्बा हम लोग के पास है, जिसका फ़ायदा हम लोग अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं तो उसका जनता को हम लोग फ़ायदा देने का काम करते हैं। जनता में प्रशासनिक अनुभव ना होना भी उनके लिए एक खतरा बनता है। बिल्कुल, आज आप चले जाइए एफआईआर कराने, अगर आपका सिम अगर खो गया है तो उसके लिए आपसे 500 रुपये मांगे जाते हैं। एक तो आपने सिम खो दिया है, परेशान है, मोबाइल खो दिया है, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाइए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। एफआईआर की कॉपी मांगने जाइए तो पैसा देना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिश्वत। और अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना था, उसमें टैगिंग करने के लिए जब आपके दरवाजे पे वो जाता था
वो 2-2 हज़ार रुपए तक लिए गए। तो ये शिक्षा का अभाव, जानकारी का अभाव, प्रशासनिक अभाव, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी है जनता के लिए, और जिसको लेकर के जागरूकता फैलाना और जन शिकायत केंद्र का गठन करना, तो ये काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान बन करके ये निकल करके आएगी, और ये हम लोग के मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर है प्रायोरिटी। विपक्षी दलों से भी आपको खतरा महसूस होता है? देखिए, विपक्ष और पक्ष, चुनाव हारना जीतना एक प्रक्रिया है। अपना काम ईमानदारी से करते रहना, निरंतर सेवा में लगे रहना, लोगों के दिल को जीतना, और ये इसका सबूत है कि बहुत कम समय में हम लोग जब सामाजिक जीवन में आए हैं तो एक बड़ा तबका हम लोग की तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहा है, और एक बेहतर विकल्प के रूप में हम लोग निकल करके आए हैं। हम लोगों ने एक विकल्प देने का काम किया है, और एक उम्मीद की तरह लोग हम पे देख रहे हैं। मेरे पिताजी जब मैं पैदा लिया तो विधायक थे, मंत्री थे, मेरे भाई भी मंत्री रहे, विधायक अभी भी हैं। तो ये पद की लालच मुझे कभी है नहीं। मैं सेवा के रूप में, मैंने आपको बताया कि मैंने पिताजी की अंतिम यात्रा में जो भीड़ देखा था, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि जब मैं भी अपने अंतिम यात्रा में हूँ तो कम से कम वो 50% लोग मेरे भी अंतिम यात्रा में शामिल हो, इतने लोगों का मैं सेवा कर सकूँ। यही मेरा बड़ा लक्ष्य है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए हम लोग सामाजिक जीवन में उतरे हैं। आपको कभी ऐसे ही लगता है अकेले में कि जैसे ढाका में तिरंगा का छापा आपने पहनाया, पार्टी की छवि भी एक पूरे हिंदुस्तान लेवल पर एक अलग बनी है, तो आप कुछ योगदान ऐसे महसूस करते हैं कभी अकेले में? बिल्कुल, ये फायदा का काम है, और लोगों का विश्वास एक बार में आप नहीं जीत पाते हैं। जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया था तो लोगों ने कहा कि इनके भाई भाजपा में हैं और ये जीतेंगे या हारेंगे पार्टी को बदल लेंगे। तरह तरह की चीज़ें विपक्ष के लोगों ने मेरे लिए कहने का काम किया, और 20 दिन का समय था, मैं लोगों का विश्वास जीत नहीं पाया। लेकिन मैं चुनाव हारने के बाद भी निरंतर उन्हीं लोगों के बीच में रहा, उसी पार्टी से रहा, उसी विचारधारा से जुड़ा रहा, क्योंकि पार्टी बदलना ये हमारी फितरत नहीं है, और हम लोग विचारों के साथ समझौता नहीं करते। तो लोगों ने जब देखा कि नहीं, ये व्यक्ति जो है, जो कहता है वो करता है, और एक राजपूत होने के नाते हम लोग कहते भी हैं बार बार कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हम लोगों ने वचन दिया है लोगों की सेवा के लिए, और विचारधारा के साथ समझौता करना हमारी फितरत नहीं है, जैसा मैंने बताया। और धीरे धीरे उन्हीं लोगों ने, जब मैं लोकसभा में गया तो मुझे कुर्सी तक नहीं देते थे, और आज जो है मैं जाता हूँ तो ऐसे खिदमत करते हैं, इतना मुझे आशीर्वाद देते हैं। तो वो बदलाव मैंने देखा है अपनी आंख के सामने। ढाका विधानसभा के मतदाताओं को आपकी पार्टी को वोट क्यों करना चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी बहुत ईमानदारी से, बहुत बेबाकी से अपनी बात को करती आई है, करती रहेगी, और ये विश्वास लोगों के बीच में डेवलप हुआ है। और हमारे जो नेता हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका जो आगमन ढाका में हुआ, क्योंकि पिछले बार हुआ ये था कि लोकसभा के चुनाव में अंतिम प्रचार का दिन था, उनका प्रोग्राम सुनिश्चित था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं आ पाए। तो लोगों में एक अविश्वास फैल गया, और हमारे विरोधियों ने कहा कि नहीं, ये मैनेज हो गए, इनको राहुल गांधी ने फोन कर दिया, लालू जी ने इनको समझा दिया, ऐसा है वैसा है, तरह तरह की बातें होने लगी कि मैं बैठ गया, मैं चुनाव नहीं लड़ा, और वो अंतिम प्रचार का दिन था। अगर आप जो चुनाव हारते भी हैं तो जो यात्रा आपने स्टार्ट की है वो लगातार चलती रहेगी। बेशक, ये एक प्रक्रिया है, हार और जीत, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं। आज जो मुझे सम्मान मिलता है लोगों के बीच में, जो मैं काम कर रहा हूँ, और इतने कम समय में जो मैंने पहचान बनाया है, एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान मेरी तरफ देख रहा है। पूरे देश का मुसलमान इसलिए देख रहा है कि भाई राणा रंजीत कहता है और करता है, कितने दिन तक इसी ईमानदारी, इसी शिद्दत से काम करेगा, ये देखने वाला चीज़ है। और हिंदू ये कहता है कि देखते हैं, इतना मेहनत करने के बाद भी मुस्लिम भाई के लिए इतनी लड़ाई लड़ने के लिए, वक्फ बोर्ड की बात हो या कोई मुद्दा हो, मॉब लिंचिंग की बात हो, उसको लेकर के इतनी ईमानदारी से लड़ता है, तो भी मुसलमानों का विश्वास जीत पाता है कि नहीं, एक एक हिंदू देश का देखना चाहता है, और मुसलमान मेरी ईमानदारी को देखना चाहता है, वफादारी को देखना चाहता है। तो अगर ढाका से मैं विधायक होता हूँ तो एक ऐतिहासिक फैसला पूरे देश में जाने वाला है कि जो ढाका, जहाँ हिंदू मुसलमान ही केवल मुद्दा होता था, चुनाव केवल हिंदू मुसलमान के आधार पर होता था, विकास, सड़क, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था की कोई बात नहीं करता था। तो राणा रंजीत खुद हिंदू है, और सो कॉल्ड पार्टी, जो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि एक मुसलमान की पार्टी AIMIM है, तो एक खुद एक हिंदू और एक मुसलमान की पार्टी से लड़ रहा है, तो ये हिंदू मुसलमान तो नहीं होने जा रहा है। तो इस बैरियर को तोड़ने का काम राणा रंजीत करेगा, और AIMIM का पहला हिंदू विधायक
अगर राणा रंजीत बनता है तो पूरे देश में जो उसकी पहचान होगी, पॉजिटिव। बिल्कुल 243 विधायक होंगे, लेकिन राणा रंजीत की जो पहचान होगी वो एक अलग पहचान होगी। और ढाका की ताकत, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बार आए, बार बार आएंगे, और आपकी किसी बात को अगर वो रखते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे वो बात जाने वाली है। और लोगों ने ये माना है कि ये जो वोट हम देंगे ये राणा रंजीत को नहीं, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को हौसला देगा जो बेबाकी से संविधान के अधीन रह करके लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम करता है। वैसे व्यक्ति को एक हौसला देने वाली बात होगी, और एक नेता जो ईमानदारी से देश के लिए, एक राष्ट्रवादी नेता, उसके हौसले को बढ़ाएंगे, तो ऐसे कई और नेता पैदा होंगे। तो पूरा देश राणा रंजीत और ढाका विधानसभा पे नजर गड़ाया हुआ है, और देखते हैं, आप लोग की दुआ, आप लोग के आशीर्वाद से सेवा करने का मौका मिला है, और हम लोग निरंतर करते रहेंगे। हार जीत एक प्रक्रिया है, वो हमें रोक नहीं सकती। कम टाइम में आपने एक, जैसे अभी बताया, पूरे देश की नज़र है ढाका की सीट पे, और मैं तो कल परसों कहीं बैठा था तो वो बोल भी रहा था कि वो हॉट सीट रहेगी। तो कम टाइम में इतनी पॉपुलैरिटी पूरे देश में, कहीं अहंकारबाजी ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे पिताजी ने ये सिखाया है, और कि पेड़ जो फलों से भरा होता है वो झुका रहता है, ये हमारा संस्कार है। और लोग कहते भी हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि राणा रंजीत इतने बड़े पिता का बेटा है, जो मंत्री रहे, सांसद रहे, अहंकार होगा, ये होगा, वैसा होगा। लेकिन जब वो मुझसे जो मिल लेता है, एक बार जो मुझसे हाथ मिला लेता है, मेरे साथ कुछ सेकंड बिता लेता है, वो कहता है कि अरे आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित रहता हूँ। आप तस्वीर खिंचवाते हैं तो कंधे पे हाथ रख देते हैं, आप जहाँ बोलिए वहाँ नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ बुलाइए वहाँ कर लेते हैं। तो एक पिक्चर लोगों के परसेप्शन जो बना रहता है, एक बार केवल मुझे मिलना है और ढाका विधानसभा के एक एक व्यक्ति से हाथ मिलाना है, यही मेरा काम है। अगर ये मैंने कर लिया, और बिल्कुल एक बार नहीं, मैं 5 बार करूंगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, वही बस मेरे लिए काफी होगा। और एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से आप देखेंगे कि ढाका रिजल्ट देने जा रही है। एक ऐतिहासिक फैसला पहले भी ढाका ने किया है, एक निर्दलीय विधायक को बनाने का काम किया है, जब निर्दलीय विधायक बनना बड़ा मुश्किल था। और फिर से दोबारा एक देखिएगा आप, एक विकल्प के रूप में राणा रंजीत को लोग चुनने जा रहे हैं। और एक उदाहरण स्थापित मैं करूंगा, एक विधायक अगर ईमानदार हो, एक विधायक अगर जुझारू हो, बेबाकी से आपकी लड़ाई को लड़ने वाला हो, कितना ताकत वहाँ की जनता ताकत को एहसास करती है। और नेता, एक अच्छे विधायक के हाथ में बहुत कुछ होता है कि वो कर सकता है अपने क्षेत्रवासियों के। आम मतदाता और जनता के लिए आखिरी संदेश क्या रहेगा आपका? यही संदेश रहेगा कि हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपने वोट को करें, बिहार की चिंता करें। बिहार जो लोकतंत्र की जननी थी, बिहार जिसको लोग मानते हैं कि बिहार देश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाती है। और उत्तर बिहार की बात करें तो ढाका एक राजनीतिक कैपिटल के रूप में जाना जाता है। गांधी जी वहाँ लगभग 18 महीने वहाँ रहे अपने परिवार के साथ। उन्होंने ढाका को चुना, बड़हड़वा लखनसेन एक पंचायत है, जहाँ उन्होंने बुनियादी विद्यालय का निर्माण किया। वहाँ उन्होंने बच्चों को सिखाया, स्वच्छता के बारे में बताया। गांधी जी ने उस ढाका को चुना था, और हम लोग भी उस ढाका को चुने हैं। और मुझे विश्वास है कि एक संदेश जो है हम लोग देना चाहते हैं कि जाति धर्म, हिंदू मुसलमान, ऐसे मुद्दों से ऊपर उठना है, देश की चिंता करना है, बिहार की चिंता करना है। और बिहार को एक रोल मॉडल बना करके, ढाका को एक हम लोग अपना एक एक्सपेरिमेंट लैब बना करके एक ऐसा बेहतरीन उदाहरण स्थापित करें। और इसमें आप सब लोग की आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है। एक मौका, एक विकल्प के रूप में मैं आपके बीच आया हूँ, और एक एक परेशानी, एक एक समस्या हम लोग एनएल इफेक्शन मैनिफेस्टो के रूप में किताब को आपके सामने रखेंगे, और उन वादों को पूरा करेंगे। पूरा नहीं कर पाए तो शायद हम आपके सामने आ भी नहीं पाएंगे। तो एक नया और एक बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोग सेट करना चाहते हैं, और आपकी दुआओं का जो है मुझे पूरा विश्वास है कि वो मिलेगा, और जो एक लक्ष्य हम लोगों ने बनाया उसमें हम लोग कामयाब होंगे। नहीं, आपसे मिलके इतना तो हमें भी लगा कि ऐसे आज की राजनीति में ऐसे पॉलिटिशियन होना जरूरी है, जो अभाव हो गया है, जो मुखरता से बोलते नहीं हैं। पहले पॉलिटिशियन मुखरता से बोलते थे, वाद संवाद होता था, आज उसका अभाव नजर आने लगा।